जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस मार्क 1 की डिलीवरी में फिर से हो सकता है डिले। पाकिस्तानी आर्मी ने मांगी अफगान फोर्सेस से सीज फायर की भीख। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रेंज होगी 200 किलोमीटर से ज़्यादा। इंडियन ओशन रीजन में एक साथ नजर आए F-35 और भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स। और भारतीय सेना के 6 और असॉल्ट राइफल के लिए भारत खरीदने जा रहा है स्वदेशी नाइट साइट्स। ANI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें डिफेंस ऑफिशियल्स के हवाले से क्लेम किया गया है कि DRDO अस्त्र मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल की जो रेंज है उसे 200 किलोमीटर से भी अधिक तक बढ़ाएगी। और इसके लिए निकट भविष्य में रक्षा मंत्रालय के साथ जल्द ही एक डिटेल्ड प्रपोजल पर डिस्कशन भी किया जाएगा। और भारतीय वायुसेना भी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल्स की कम से कम 700 यूनिट्स को एक्वायर करने के लिए तैयार है, जो कि सुखोई और तेजस फाइटर्स की फ्लीट में इंटीग्रेट होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पहली योजना थी कि अस्त्र मार्क 2 की जो रेंज है वो 160 किलोमीटर तक रहेगी, लेकिन अब इसी रेंज को 200 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम चल रहा है। इसके अलावा तेजस मार्क 1 की डिलीवरी को लेकर एक नई रिपोर्ट निकल के सामने आई है। तो अभी तक तेजस मार्क 1 को लेकर जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी, जिसको हमने डिफेंस अपडेट में भी ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन हम फिर से उसको दोहरा देते हैं। तो उन रिपोर्ट्स में कंफर्म किया गया था कि 17 अक्टूबर को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह नासिक में भारतीय वायुसेना को मिलने वाले पहले तेजस मार्क 1 फाइटर की पहली उड़ान को विटनेस करेंगे और इसी दौरान वे नासिक में तेजस की तीसरी प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। ऑफिशियल रिपोर्ट के साथ ये भी क्लेम किया गया था कि जो पहला तेजस मार्क 1 फाइटर है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाएगा। लेकिन अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक जो पहला तेजस मार्क 1 फाइटर है वो अक्टूबर के महीने में रोल आउट जरूर होगा, लेकिन भारतीय वायुसेना के सर्विस में इंडक्ट होने में से भी और समय लगेगा। और जबकि इसी वर्ष सितंबर में द प्रिंट की तरफ से भी तेजस मार्क 1 की डिलीवरी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें सोर्सेज के हवाले से इस बात के संकेत दिए गए थे कि संभावित रूप से पहले 2 तेजस मार्क 1 फाइटर्स की डिलीवरी जो कि इस वर्ष अक्टूबर तक होनी थी, लेकिन शायद ये अक्टूबर में भी ना हो और ये अगले वर्ष के पहले क्वार्टर से शुरू होगी। और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं तो वो भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन इस पर अभी तक HAL की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। जबकि अभी कुछ ही समय पहले डिफेंस सेक्रेटरी ने भी एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि तेजस मार्क 1 की डिलीवरी सितंबर से शुरू होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन सितंबर में वो डिलीवरी नहीं हुई। फिर कहा गया अक्टूबर में होगी और अब ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में रोल आउट जरूर होगा, लेकिन भारतीय वायुसेना के सर्विस में से औपचारिक रूप से इंडक्ट होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। और वो थोड़ा समय कितना लगने वाला है तो उसकी सटीक टाइमलाइन फिलहाल किसी की भी तरफ से जारी नहीं की गई है। और अब जब तक कि एक्चुअल में एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलकर इंडक्ट नहीं हो जाता है, तब तक इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उनको हम केवल एक तरह का अनुमान ही कह सकते। 14 अक्टूबर से विशाखापट्टनम में भारत और इंडोनेशिया की नेवीज ने जॉइंट बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है समुद्र शक्ति 2025, तो इसकी शुरुआत करी है, जो कि 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी। और इस एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना की तरफ से INS कवरती पार्टिसिपेट कर रही है। और इसी तरह से साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के हिस्से के तौर पर भारतीय नौसेना की मल्टी रोल फ्रिगेट INS शाहिदरी ने 13 अक्टूबर को रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी के साथ पहली बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी। और बाकी जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 14 अक्टूबर से नई दिल्ली में भारतीय सेना ने UNTCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज के चीफ्स की कॉन्क्लेव को होस्ट किया है। और ये जो कॉन्क्लेव है कल 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा। तो इसी के तहत आज 15 अक्टूबर को UN ट्रूप्स कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज के चीफ्स ने भारत की इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के डेमोन्स्ट्रेशन को भी विटनेस किया था, जिसमें भारतीय सेना ने अपने न्यू जनरेशन के इक्विपमेंट को भी डेमोन्स्ट्रेट किया, जो कि इस बात पर जोर देने के लिए था कि भारत किस तरह से आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है और साथ ही मॉडर्न, इनोवेटिव और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस को भी विकसित कर रहा है, जिन्हें पीस कीपिंग और उसके बियॉन्ड भी ऑपरेशन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए बनाया गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि कल 14 अक्टूबर को इंडियन ओशन रीजन में जॉइंट एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI, जैगवार्स और एवैक्स एयरक्राफ्ट ने रॉयल नेवी के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से F-35B को ज्वाइन किया था। और ये ट्रेनिंग दोनों देशों की फोर्सेस के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए थी। और वैसे जो पिक्चर्स सामने आई हैं जिसमें आप F-35B को भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के साथ देख सकते हैं, तो ऐसे नज़ारे भी काफ़ी दुर्लभ हैं। बाकी यूके का F-35B वही फाइटर है जो भारत में भी कुछ ही समय पहले काफ़ी लंबी छुट्टियां मना के गया है, और वो इंसिडेंट तो आप सभी को याद ही होगा। तो अब बात करते हैं PKMKB 2.0 की, जो कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ जारी है। और इसको जो हमने आपको लास्ट अपडेट दिया था तो अब ये उसके बाद का है।
तो इससे पहले जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्लैश हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को बहुत ही हैवी कैजुअलिटीज़ हुई थी, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर क्लोज कर दिए थे और टेंशन बनी हुई थी। तो आगे की कहानी कुछ इस तरह से है कि सोमवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अभी वर्तमान समय में कोई भी टाइज नहीं है और अभी उनके साथ सक्रिय रूप से कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन जो वातावरण है वो दुश्मनी का बना हुआ है। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध किसी भी समय शुरू भी हो सकता है, तो इसीलिए वे अपनी सुरक्षा के इंतजामों को कम नहीं कर सकते। तो हुआ कुछ वैसा ही। तो कल मंगलवार को नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान फोर्सेस के बीच एक नए क्लैश की शुरुआत हुई और पाकिस्तान की मीडिया में इस क्लैश को लेकर यह क्लेम किया गया कि पहले अफगानी ट्रूप्स ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग करी, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई करी और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगानियों के टैंक्स और उनकी मिलिट्री पोस्ट को तबाह किया। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि ये जो दावा किया गया है ये पाकिस्तान की मीडिया ने किया है और किन ऑफिशियल्स के हवाले से किया है तो उनका नाम नहीं बताया गया है। बाकी इस क्लैश को लेकर अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स ने भी कंफर्मेशन दिया था, लेकिन उसके आगे की डिटेल्स ज़्यादा शेयर नहीं करी थी। और फिर आज बुधवार को पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि अफगान फोर्सेस के साथ जो उनका क्लैश हुआ है तो उसमें उन्होंने करीब 15 से 20 अफगान तालिबान को ढेर किया है और कई सारे घायल हुए हैं। और बाकी अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें कंफर्म किया गया है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन 48 घंटों के टेम्प्रेरी सीज फायर के लिए सहमत हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के लोकल टाइम के मुताबिक शाम के 6 बजे से शुरू हुआ है। अब इस पूरे क्लैश को लेकर हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताए थे। तो अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लेटेस्ट क्लैश हुआ था तो उसकी कुछ नहीं बल्कि कई सारी वीडियोस सामने आई और वो सारी वीडियोस आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, क्योंकि वीडियोस जिस तरह की हैं तो उनको हम यहाँ पे तो शेयर नहीं कर सकते। बस ये कह सकते हैं कि अगर 1971 की पैंट रिमूविंग सेरेमनी कैसी रही होगी, अगर आपको वो जानने की बहुत इच्छा थी तो आप ये वाली वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अफगान फोर्सेस ने उसको रिपीट किया है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो क्लैश हुआ है उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिल रही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है वो यहाँ पे काम नहीं आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान रियल टाइम में उनके प्रोपेगेंडा को ही बस्ट कर दे रहा है। जैसे कि आज काबुल में एक ब्लास्ट हुआ था जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रही थी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में फिर से एयर स्ट्राइक करी है, लेकिन अफगान तालिबान ने तुरंत ही कंफर्म कर दिया कि वो जो एक्सप्लोजन हुआ था फ्यूल टैंकर के ब्लास्ट होने की वजह से हुआ था, ना कि पाकिस्तान के किसी एयर स्ट्राइक की वजह से। इसके अलावा अफगान तालिबान ने कुछ वीडियो फुटेज भी शेयर करी जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर आउटपोस्ट है उसको टारगेट करने के लिए उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है और जिसमें दर्जन भर से अधिक पाकिस्तानी सोल्जर्स ढेर हुए हैं और कई सारे अभी तक मिसिंग हैं। और अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी की कई सारी बॉर्डर आउटपोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और पाकिस्तानी सोल्जर्स के कपड़े तो छोड़िए, उनके हथियार तक अफगान फोर्सेस ने जब्त कर लिए हैं, जिसमें टैंक्स, गन्स ये सभी शामिल हैं। और एक तरफ अफगान की फोर्सेस के बीच क्लैश चल रहा है, वहीं आज सुबह सुबह टीटीपी ने भी पाकिस्तान के सोल्जर्स पर अटैक किया था जिसमें 8 पाकिस्तानी सोल्जर्स की जान गई है। और टीटीपी क्या है? वही संगठन जिसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ही बनाया था भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। और अफगानिस्तान के इस्लामिक एमिरेट गवर्नमेंट ने कुछ वीडियोज़ भी रिलीज़ करी थी जिसमें बॉर्डर्स पर टैंक्स की मूवमेंट के बारे में दावे किए गए। और अफगानिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटों के अंदर अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ पर सबसे पहले हमले लॉन्च किए थे। और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल्स की तरफ से कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि अलग अलग जगहों पर जो क्लैश हुए हैं उनमें से कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स हैं तो उन्होंने लड़ने से पहले ही सरेंडर कर दिया था। खैर, सरेंडर तो उनके हमेशा से प्रायोरिटी ऑप्शंस में रहता ही है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि आज जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी है, भले ही वो टेम्प्रेरी है, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान की आर्मी ने ही अफगान तालिबान को सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट करी थी। यानी कि दूसरी बार है जब पाकिस्तान की मिलिट्री सीज फायर की भीख मांगती हुई दिखी है। बाकी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान प्रोपेगेंडा का पूरा सहारा ले रहा है। और आप सभी को पता ही है जब पाकिस्तान हर चीज़ में असफल हो जाता है तो फिर पाकिस्तान क्या कहता है, ये सब राह की साजिश है। वो तो शुक्र है कि जब पाकिस्तान बना था तब उस समय राह नहीं थी, वरना शायद ये भी कह सकते थे कि पाकिस्तान के पैदा होने के पीछे भी राह की ही साजिश है। तो अब अपडेट ये सामने आया कि टीएलपी के चीफ को राह के एजेंट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि टीएलपी के हेडक्वार्टर से इंडियन करेंसीज रिकवर हुई हैं। बाकी पाकिस्तान को उनको प्रोपेगेंडा करने दो, लेकिन जिस हिसाब से अफगानिस्तान और तालिबान का क्लैश चल रहा है और जो आंकड़े सामने आए हैं और जो वीडियो सामने आई हैं तो उसको देखकर हम फिर से यही कहेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि पाकिस्तान की कुटाई चल रही है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान की अफगान जलेबी बहुत अच्छी तरह से बना रहा है। और ये कौन सा पाकिस्तान है? वही जो अपने आप को बार बार दोहराते रहता है कि हम न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं। आज भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारत की MKU लिमिटेड और मेडबिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के कंसोर्टियम के साथ 659.47 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जिसके तहत वे भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली
7.62 × 51 mm के 6 और के 6716 असॉल्ट राइफल के लिए नाइट साइट यानी कि इमेज इंटेंसिफायर को खरीदेंगे, ताकि भारतीय सेना के सोल्जर्स 6716 असॉल्ट राइफल की लॉन्गर इफेक्टिव रेंज को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएं। और जो नाइट साइट्स ली जाएंगी तो ये 500 मीटर्स तक की इफेक्टिव रेंज के साथ आएंगी और स्टारलाइट कंडीशंस में भी यानी कि बेहद ही कम रोशनी वाली स्थिति में भी ये हमारे मौजूदा पैसिव नाइट साइट्स की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव साइट्स प्रदान करने में सक्षम है। और ये खरीद बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत की जा रही है, यानी कि नाइट साइट्स में 51% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट रहेगा। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो MKU लिमिटेड है वो काफ़ी लंबे समय से भारतीय सेना के लिए इसी तरह की स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रदान करती आई है और इन पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने अपने इसी चैनल पर अपलोड करी थी, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और बाकी इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसोर्टियम में MKU लिमिटेड के अलावा जो मेडबेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, तो ये भी UP बेस्ड फर्म है जो कि वर्ल्ड वाइड डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एडवांस्ड इमेजिंग सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करती है। भारत की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि मंगोलिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर भारत मंगोलियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ट्रेनिंग प्रदान करेगा और इसके अलावा मंगोलिया के डिफेंस नीड्स को भारत के डिफेंस इक्विपमेंट की मदद से भी पूरा किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि जो चीन है वो अब चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है फूजियान, तो उसने अपने समुद्री परीक्षणों को पूरा कर लिया है और अब वो चाइनीज़ नेवी की सर्विस में इंडक्ट होने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। और अब चाइना का जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है तो वो भी उनके शिपयार्ड में अंडर प्रोग्रेस है। और अभी तक चीन के जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो सभी कन्वेंशनली पावर्ड थे, लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चीन का जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो वो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। और जिसका मतलब ये है कि अमेरिका और फ्रांस के बाद फिर चीन दुनिया का तीसरा देश बनेगा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करने वाला। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज कोलकाता में GRSA की फैसिलिटी में DRDO चेयरमैन की उपस्थिति में भारत की पहली एकॉस्टिक रिसर्च शिप की कील लेइंग सेरेमनी आयोजित की गई थी। और ये जो एकॉस्टिक रिसर्च शिप है इसे GRSE कोची स्थित नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी के साथ मिलकर विकसित कर रही है और ये भारत में बनने वाली साइलेंट क्लास की पहली शिप है और जो कि कई अलग अलग तरह के इक्विपमेंट को डिप्लॉय करने से लेकर उनको टो करने की कैपेबिलिटी रखेगी। और मैरीटाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2013 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक मोहम्मद फिरोज खान वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आज भारत के महान साइंटिस्ट और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की 94th बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो चलिए आपका आज का प्रश्न यह है कि भारत के कोई भी 3 डिफेंस प्रोजेक्ट्स का नाम बताइए जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुए हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।